तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं Hyundai Creta 1.6 CRDI की। 2020 का मॉडल है और जब Hyundai ने इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था तो इट वाज वन ऑफ द टॉप सेलिंग SUVs एट दैट टाइम। और आज भी इवन क्रेटा की थर्ड जनरेशन लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस गाड़ी की जो डिमांड है सेकेंड हैंड मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग SUVs ऑफ दैट टाइम। चाहे हम इसके बेस मॉडल की बात करते, चाहे इसके टॉप मॉडल की बात करते, इसकी जो लुक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी मतलब। और आज के टाइम के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको यहीं पे फॉग लैम्प की जगह लाइट देखने के लिए मिलती है, उस टाइम आपको एक बहुत ही अच्छी डिस्टिंक्शन देखने को मिलती थी। मेन लाइट्स, फॉग लाइट्स के बीच में काफ़ी अच्छी ब्रॉड सी ग्रिल और काफ़ी स्टाइलिश सी साइड प्रोफाइल, और SUVs की तरह लगती थी। तो अब बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो वही आइकॉनिक Hyundai का बैज, उसके बाद यहाँ पे आने वाले जो हेडलैम्प्स थे, ये जो पर्टिकुलर मॉडल था EX, टॉप मॉडल से नीचे जितने भी वेरिएंट्स थे SX से पीछे वाले, उनमें हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता था विद अ टर्न इंडिकेटर ऑप्शन राइट इन द हेडलैम्प असेंबली। इसमें कोई कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलता था। प्लस साथ में अगर बात करूँ फॉग लैम्प्स की, तो यहाँ पे बम्पर में आपको देखने के लिए मिलते थे, प्लस फॉग लैम्प के साथ ही आपको DRL सेटअप देखने के लिए मिलता था। हालांकि जो क्रेटा का फर्स्ट जनरेशन था सिमिलर था डिज़ाइन में, बट उसमें जो DRLs थे वो आपके हेडलाइट में ही आपको देखने के लिए मिलते थे। तो इस तरह की कुछ फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलती थी। अब चलूँगा मैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि एक प्लास्टिक की बीडिंग जो थी थ्रू आउट द बॉडी रन करती थी, जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती थी। एंड जो टायर साइज़ आता था इस वाले मॉडल में, दैट वाज बेसिकली आई थिंक 205/60 R16। इसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता था और स्टील रिम्स का ऑप्शन मिलता था, बट आपको जो व्हील कवर्स थे वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते थे। बात करूँ अगर ORVMs की, तो ORVM में आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता था, बट जो ORVMs थे वो इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल नहीं थे। यह है गाड़ी की कुछ साइड प्रोफाइल। इसके जो ऊपर वाले मॉडल्स थे SX एंड SX ऑप्शनल, वहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स प्लस साथ में स्टील अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता था देखने के लिए, जो कि आपका आई थिंक R17 टायर साइज उसमें आता था। बात करेंगे बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में जो लाइट थी, यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट सेटअप ही देखने के लिए मिलता था। इसमें कोई भी LED का सेटअप नहीं था। और यहाँ पे बम्पर्स के ऊपर ही आपको 2 रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते थे, प्लस साथ में यहाँ पे बैक सेंसर्स और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा। यह है गाड़ी की कुछ बैक प्रोफाइल। प्लस इस गाड़ी में आपको रियर डिफॉगर या रियर वाइपर का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प का ऑप्शन देखने के लिए मिलता था, लेकिन जो स्पॉइलर का साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। जो एंटीना था वो नॉर्मल था, प्लस साथ में छत के ऊपर इस तरह के कुछ डिज़ाइंस आपको देखने के लिए मिलते थे। इस गाड़ी की खास बात ये थी कि इसमें जो टॉप मॉडल था SX के अंदर भी आपको सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलता था। और इस गाड़ी में जब सनरूफ इंट्रोड्यूस किया गया तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था SX ऑप्शनल और SX ऑप्शनल एग्जीक्यूटिव मॉडल में। तो अब बात करता हूँ गाड़ी की के बारे में। तो इट वाज अ बेसिक सिंपल फ्लिप की। इसमें आपको लॉक, अनलॉक और होल्ड करके बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिलता था। कोई भी कीलेस एंट्री आपको देखने के लिए नहीं मिलती थी, और जब आपके सेल वीक हो जाएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते थे। तो अब सबसे पहले अगर मैं डोर की बात करूँ तो डुअल टोन इंटीरियर जैसे आपको देखने के लिए मिलता है, वैसे ही आपको डुअल टोन में यहाँ पे प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको ये एरिया ये भी प्लास्टिक मिलेगा, नो सॉफ्ट टच मटेरियल। पावर विंडो के कंट्रोल्स, मिरर के कंट्रोल्स, और ये भी बेसिक प्लास्टिक ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिलते थे। डोर के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपका स्पीकर और यहाँ पे आपका ट्विटर। इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स का ऑप्शन रहता था। एंड इवन इन द अपर वेरिएंट्स वहाँ पे भी आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स का ऑप्शन ही देखने के लिए मिलता था। हालांकि इससे पुराने वाली जो फर्स्ट जनरेशन क्रेटा थी उसके अंदर आपको सोनी के साथ इनका टाई अप होते हुए देखने के लिए मिलता था, बट आई डोंट नो इस वाली जनरेशन में कौन सी कंपनी के स्पीकर्स इसमें आए थे। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और बात करेंगे इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अंदर जाने से पहले हैव अ लुक एट द सीट। सो यहाँ पे आपको कोई भी लेदर के कवर्स वाली सीट या लेदरेट का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता था। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको देखने के लिए मिलती थी, प्लस साथ में मैनुअली एडजस्टिंग सीट आपको वैसे ही देखने के लिए मिलती थी, बट यहाँ पे आपको सीट हाइट का जो ऑप्शन था मैनुअली एडजस्ट करने का वो आपको मिल जाता था।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि कंफर्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि क्रेटा की सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। लॉन्ग रन्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती थी। और अब बात करूँ डैशबोर्ड की, तो वही आइकॉनिक डुअल टोन डैशबोर्ड बहुत सारी Hyundai की गाड़ियों में यही देखने के लिए मिलता था। और बात करूँ यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम की, तो काफ़ी छोटी स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती थी। ऑल्दो ये टच स्क्रीन तो नहीं थी, बट इसमें जो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा था, सब कुछ था, वो देखने के लिए मिल जाता था। हालांकि थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ा मुश्किल रहता है, मतलब वाइडर एंगल आपको नहीं देखने के लिए मिलता। और ये वो आइकॉनिक लॉक, जिसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि टाइम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन ऑल दो मॉडर्न गाड़ियों में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलती है, तो उस टाइम के लिए थोड़ी इरिटेटिंग लग सकती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए। क्योंकि रात को जब आप इसको अगर बंद करना चाहो तो आप इसको बंद कर सकते थे, और बिना किसी ब्राइटनेस के आप इसमें प्रॉपर टाइम देख सकते थे। बात करूं IRVM की, तो यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग तो नहीं, लेकिन मैनुअली आप इसको ऐसे सेट कर सकते थे ऑटो डिमिंग फंक्शन ऑन करने के, ऑटो डिमिंग नहीं, डिमिंग फंक्शन ऑन करने के लिए। बात करूं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो नॉर्मल बेसिक स्टीयरिंग व्हील, कोई लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता था। यही वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपको टॉप मॉडल्स में कवर होते हुए देखने के लिए मिलते थे। लेदर रैप्ड दिस गियर नॉब, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। लेकिन ऑल्दो जो फीडबैक या जो मतलब इसकी जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी सही है। और इसके अंदर ही आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के भी और म्यूज़िक के भी। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारे ट्रिप को रीसेट करने के सारे कंट्रोल्स मिलते थे। यहाँ पे राइट टॉगल की बात करो तो टर्न इंडिकेटर का, लाइट्स का, यहीं पे सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते थे। और लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते थे। साथ के साथ बात कर लेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में भी, तो ये मिक्सचर था, जो इंस्ट्रूमेंट डिजिटल क्लस्टर और एनालॉग क्लस्टर दोनों का मिक्सचर था। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि RPM और जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है, और बीच में एक छोटी सी स्क्रीन है जहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर और आपका टेम्परेचर इंडिकेटर या आपकी एवरेज या आपका जो ओडोमीटर रीडिंग है वो सारी की सारी आपको डिजिटल देखने के लिए मिलती थी। ऑल्दो जो वार्निंग्स थी टोटली सेपरेट आपको इस मीटर में देखने के लिए मिलती थी। सो ये था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बात करूँ इसके AC की, तो इसमें मैनुअल AC कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलता था। ऑल्दो बहुत ही पावरफुल AC इस गाड़ी का अभी भी, मतलब स्टिल बहुत ही पावरफुल AC आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लस साथ में बात करूँ गियर की, तो वही सिंपल बेसिक सा गियर, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये आपकी हैंड ब्रेक। यहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो दरवाज़ों के अंदर जो प्रॉपर 1 लीटर बॉटल को स्टोर करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर सा स्पेस देखने के लिए मिलेगा। ये रहा गाड़ी का डैशबोर्ड, जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स के साथ टॉप वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलता था, लेकिन इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं आता था। सो ये था गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। और यहीं पे अगर बात करूं तो आपको सनग्लास होल्डर और लैंप्स प्लस साथ में माइक का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता था। यहाँ पे आपको को पैसेंजर के लिए एक मिरर देखने के लिए मिलता था, और ड्राइवर साइड से डॉक्यूमेंट होल्डर देखने के लिए मिलता था, और मिरर जैसी कोई चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलती थी। ये रहा इसका सेंट्रल आर्म रेस्ट, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने के लिए मिलता था। प्लस साथ में ये वाला जो था सॉफ्ट टच था, ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है। अब बात करेंगे गाड़ी के रियर स्पेस और रियर सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में सीट्स देखने के लिए मिलती थी, बट आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स देखने के लिए मिल जाते थे। प्लस साथ में एक आपको सेंट्रल आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता था। और डोर की अगर मैं बात करूं तो वही बेसिक पावर विंडो के कंट्रोल के साथ, और काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता था आपको। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ऑल्दो जो फ्रंट सीट है वो मैंने काफ़ी पीछे करके रखी हुई है, मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो स्पेस था इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता था उस टाइम पे भी। यहाँ पे आपको एक लैंप देखने के लिए मिलता था। यहाँ पे आपकी रियर AC को ऑन और ऑफ करने का कंट्रोल, तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता था। ऑल्दो 3 लोगों के लिए थोड़ा सा टाइट हो सकता है, लेकिन अगर कोई 4 एडल्ट्स के साथ एक कोई बच्चा अगर ट्रैवल कर रहा है तो 5 लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट सा स्पेस था, और 4 लोगों के लिए तो इट वाज मोर देन सफिशिएंट। तो काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा है डैशबोर्ड का। सो या बस इतनी सी बात थी रियर के बारे में। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे। काफ़ी अच्छा थर्ड आपको देखने के लिए मिलता है जब मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। तो अब बात करेंगे गाड़ी के बूट के बारे में। तो बूट को एक्सेस करने के लिए यहीं पे आपको एक बटन देखने के लिए मिलता था,
और बात करूँ इसके बूट की तो 402 लीटर्स का आपको काफ़ी डिसेंट साइज़ का बूट स्पेस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता था विद अ लैंप। और जो इसका लोडिंग लिप था वो ऑलमोस्ट ना के बराबर था, तो हैवी लगेजेस कभी भी आपको रखने होते तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। प्लस इसी बूट स्पेस को आप 402 से 1400 लीटर्स तक एक्सपेंड कर सकते थे, क्योंकि इसकी जो ये रियर सीट थी ये पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती थी और काफ़ी आपको एक फ्लैट स्पेस देखने के लिए मिलता था। तो आज हमारा फेवरेट कंपार्टमेंट हमारी तरफ चल के आ रहा है, द इंजन कंपार्टमेंट। तो बात करें इस इंजन के बारे में, सो दिस इज़ योर BS4 1.6 लीटर U2 VGT CRDI इंजन। हम पहले बात कर रहे थे ना कि आज भी क्यों लोग इस गाड़ी को लेना पसंद करते हैं, ऑल ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इंजन। ऑल्दो इसमें नियर फ्यूचर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं इवन आज भी, लेकिन उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ जानते हैं इसके इंजन के बारे में। सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था दैट इज़ योर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्ज आपका ये इंजन था विद वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो इट प्रोड्यूसेस नियरली अबाउट 126 bhp ऑफ पावर एंड 260 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। पेट्रोल के अंदर भी आपको सेम यही इंजन देखने के लिए मिलता था विद सेम टर्बो चार्जर 1.6 लीटर के अंदर ही। और जब आप इसको पेयर करते हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो ये जो इंजन था अपने टाइम पे दिस वाज अ रॉकेट। कंपनी क्लेम करती है 0 to 100 इन नियरली अबाउट 11 to 12 सेकेंड्स। अभी हम भी 0 to 100 करके देखेंगे खुद। और यहाँ पे आप अगर हुड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई इंसुलेशन देखने के लिए नहीं मिलती थी, पर्टिकुलरली बेस मॉडल्स के अंदर। प्लस साथ में कोई हाइड्रोलिक आर्म्स भी देखने के लिए नहीं मिलती थी, मैनुअली आपको हुड यहाँ पे फिक्स करना पड़ता था। यहाँ पे आपका बैटरी का कंपार्टमेंट है, बैटरी के साथ ही आपको एयर फिल्टर की असेंबली देखने के लिए मिलेगी। प्लस साथ में यहाँ पे इंजन डिप स्टिक और यहाँ पे आपका कूलेंट और यहाँ पे आपका वाइपर वॉशर फ्लूइड का जो कंपार्टमेंट है वो देखने के लिए मिलता था। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द इंजन। तो अब बात करेंगे इस गाड़ी के ड्राइविंग इंप्रेशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़े से सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी में आपको जो ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जो था वो थोड़ा स्टैंडर्ड ही देखने के लिए मिलता था उस टाइम पे पर्टिकुलरली। और इस गाड़ी में आते थे आपके 2 एयरबैग्स, ऑल्दो जो अपर वेरिएंट्स थे वहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता था। पर्टिकुलरली इस वेरिएंट में 2 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS देखने के लिए आपको मिलता है। प्लस साथ में इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ नियरली अबाउट 190 mm। तो अब बात करूं अगर ड्राइविंग इंप्रेशन की, तो ये जो इंजन था पर्टिकुलरली जिसकी हमने पावर फिगर्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पंची फील होता था हाईवे के ऊपर, चाहे सिटी ड्राइविंग के ऊपर। आपको बहुत बार जो गियर्स हैं वो आपको मतलब बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसका क्लच है दैट इज़ ऑल्सो ऑन द लाइटर साइड। और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता था इस गाड़ी के अंदर। तो अगर थोड़ा सा आप भगाना भी चाहते हो तो यू कैन जस्ट पुश द थ्रॉटल एंड इसमें आपको कोई टर्बो लैग देखने के लिए नहीं मिलता था। ऑल्दो इसी गाड़ी के अंदर इससे पहले 1.4 लीटर का इंजन ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता था। तो वो जो 1.4 लीटर था वो आपको i20 में आता था। तो ऑल्दो इस गाड़ी के वेट रेशो के हिसाब से थोड़ा लैगी फील होता था इस गाड़ी के अंदर। और इस इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको नियर अबाउट 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज यहाँ सिटीज़ के अंदर, और हाईवे के अंदर इसकी ARAI सर्टिफाइड आई थिंक नियरली 19 किलोमीटर पर लीटर की इसकी एवरेज है डीजल इंजन की अगर हम बात करें। और अगर थोड़ा भगाने की बात करें तो एकदम से टर्बो जैसे किक इन करता है 1500 RPM के बाद, तो गाड़ी आराम से हवा से बातें करती है। डीजल रॉकेट बोलते थे इसको अपने टाइम पे। तो इसका जो सस्पेंशन है वो मतलब बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छे से इंजीनियर किया है वेट रेशो के हिसाब से। और ना वो ज़्यादा स्टिफर साइड पे है ना ही बहुत सॉफ्टर साइड पे है, काफ़ी अच्छे से पॉट होल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे हायर स्पीड्स की बात करूँ चाहे लोअर स्पीड्स की बात करूँ। और जो ओवरऑल स्टीयरिंग फीडबैक है वो थोड़ा लाइटर साइड पे है। तो थोड़ा सा आपको जब कॉर्नर करना हो हाई स्पीड्स के ऊपर तो थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कैन बी देयर। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिटी ड्राइविंग के अंदर यही स्टीयरिंग जो आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक देगा, क्योंकि गाड़ी जो है दिस इज़ हैवी कार। सो सिटी के अंदर ड्राइव करो, मनूवर करो जैसे मर्जी, सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का।